हाय, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं बदलता हुआ जो पैटर्न है जिस पर आधारित प्रश्न पूछने की संभावना है। और ये प्रश्न हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का बेस्ट रहेगा। अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। इस बार 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम में हो सकता है प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी ने ये बात आपको सूचित कर दिया है कि पहले से हमारा जो 69 बीपीएससी से जो प्रश्न है उससे कहीं ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा कठिन होगा। तो कठिन कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको गहराई में जा कर के पढ़ना पड़ेगा। अब किताबों का अध्ययन करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी जैसे किताबों का अध्ययन करेंगे तभी जा कर के ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अमीर खुसरो एक प्रतिभाशाली शास्त्रीय कवि थे जो 7 से अधिक दिल्ली सल्तनत के राजाओं के शाही दरबार से जुड़े थे। पहला कथन है। दूसरा, खुसरो को कव्वाली और उर्दू साहित्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे तूतिए हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि दी थी। उन्होंने आशिका लिखी जिसमें देवल देवी की त्रासदी का वर्णन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें चुनना है। कौन सा कथन सही हो जाता है? क्या 1 और 2 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। प्रश्नों का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो आप समझ जाइए कि प्रश्न बिल्कुल इसी आधार पे पूछा जाएगा। और जब इस आधार पे प्रश्न रहेगा तो आपसे डिमांड किया जाएगा, बीपीएससी ये डिमांड करता है कि आप थोड़ा गहराई में पढ़ करके तब आइए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कथन में सही कथन हो जाता है। 1, 2 और 4 हो जाएगा। चलिए डिस्कशन में हम लोग देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें अबुल हसन यमन उद्दीन खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को अबुल हसन यमन उद्दीन खुसरो के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के तहत फले फूले। खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक कहा जाता है। खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत की आवाज़, भारत का तोता, तूतिए हिंद कहा जाता है। खुसरो को कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। खुसरो को कव्वाली का पिता भी कहा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में सूफियों के गायन का एक भक्तिपूर्ण रूप माना जाता है। उन्होंने भारत में गीत की गज़ल शैली की शुरुआत की। गीत की गज़ल शैली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तूतिए हिंद की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है भारत का तोता। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तूतिए हिंद की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है भारत का तोता। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्रश्नों में आप देखेंगे तो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो गलत है। यह तूतिए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को दिया। तुगलकनामा तुगलक की पुस्तक है। वर्ष 1320 में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। कब? 1320 में तुगलकनामा लिखा गया। पूछा जा सकता है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया? 1320 में लिखा गया। अमीर खुसरो ने अपनी मसनबी देवल देवी खिज्र खान लिखी, जो खिज्र खान और देवल देवी के बीच रोमांस पर एक प्रसिद्ध काम और लोकप्रिय रूप से इश्किया और आशिका कहलाती है। यह एक मसनबी है जो देवल देवी की त्रासदी का वर्णन भी इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न है विजयनगर के संदर्भ में है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, देवदासी अधिक लोकप्रिय हो गई और सती प्रथा इस अवधि के दौरान और मजबूत हुई। पहला कथन है। दूसरा कथन, सभी विजयनगर राजवंश मुख्य रूप से शैव थे और विरूपाक्ष उनके कुल देवता थे। तीसरा जो कथन है, विजयनगर के मंदिर मजबूत बाड़ों से घिरे हैं और अलंकृत स्तंभित कल्याण मंडप की विशेषता इसमें विराजमान है। नेक्स्ट कथन है, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और आमतौर पर यह कुल उत्पादन के 1/3 की दर से होता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। सही कथन चुनना है। सही कथन हमें चुनना है। क्या हो जाएगा? क्या 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, या 1 3 होगा, या 3 4 हो जाता है, या 1 2 3 4 हो जाएगा? क्या होगा? क्या हो सकता है इसमें? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आंसर हो जाता है। देवदासी अधिक लोकप्रिय हो गई और सती प्रथा इस अवधि के दौरान और मजबूत हो गया। विजयनगर के मंदिर मजबूत बाड़ों से घिरे हैं और अलंकृत स्तंभित कल्याण मंडप की विशेषता है। जैसे हम लोग आगे देखते हैं इसमें, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ। हरिहर और बुक्का 2 सगे भाई थे। इन लोगों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। यानी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो 2 भाई थे और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में कार्यरत थे। हरिहर और बुक्का को अपने राज्य की स्थापना के लिए समकालीन विद्वान और एक संत जिनका नाम है विद्यारण्य, अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए इनको जो प्रेरणा मिला उस संत का नाम है विद्यारण्य। विद्यारण्य के मदद और प्रेरणा से ही उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देवदासी अधिक लोकप्रिय हो गई और सती प्रथा इस अवधि के दौरान और मजबूत हुई। संगम शासक मुख्यतः शैव थे और विरूपाक्ष उनके कुल देवता थे, लेकिन अन्य राजवंश वैष्णव थे। यहाँ पर विजयनगर मंदिर मजबूत बाड़ों से घिरे हुए थे और अलंकृत स्तंभों वाले कल्याण मंडप की विशेषता थी। यहाँ पर भू राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और आमतौर पर यह कुल उत्पादन के 6ठे हिस्से की दर से लिया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया जाता है 1336 में। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान थे। उन्हीं के समय में ये लोग सेना में कार्यरत थे। देवदासी अधिक लोकप्रिय थी उस समय। सती प्रथा इस अवधि के दौरान क्या हुआ और मजबूत हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरीके से जितने भी प्रश्न मिलते हैं, अधिकतर देखिएगा जितना भी यूपीएससी टाइप का जो प्रश्न है, ऐसे पूछते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो। इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, हर जगह कॉन्सेप्ट और फैक्ट है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना अध्ययन किया, कितनी गहराई से इसका अध्ययन किया। क्योंकि यहाँ पे सच अगर देखा जाए तो जो भी हो, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, जो लोग लगन से पढ़ते हैं,
उन्हीं का रिजल्ट होता है। और बीपीएससी में रिजल्ट का मतलब क्या है? बीपीएससी में थोड़ा देर के लिए आप ही सोचिए, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर लेने से, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर लेने से भी रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट के लिए कुछ डिमांड होता है, उसका रिजल्ट में किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ डिमांड होता है। क्या आपने उस तकनीक का इस्तेमाल किया? आज के ज़माने में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। कम समय में रिजल्ट लेने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने स्टडी में स्मार्ट स्टडी को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आदमी गधा की तरह पहले के ज़माने में पढ़ता था, है ना। बद्रायन जैसे कहानियों को आज के ज़माने में आप सार्थक नहीं बना सकते। अभी के समय में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। जब आप पीटी का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद जब मेंस का पेपर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके व्यवहार से, आपके व्यवहारिक से रिलेटेड होता है। किताबी कीड़ा हो जाने से ये मतलब नहीं है कि आप रिजल्ट फाइट कर पाएंगे। ज़रूरी है यहाँ पर कि आपकी बौद्धिक विकास कितना है, आप कितना तर्कशील है, चीज़ों को कितना बेहतर समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कथन के बारे में कहता है। पहला कथन, वास्तुकला की आर्कोइड शैली ने वास्तुकला की पारंपरिक ट्रैबिक शैली का क्या कर लिया? स्थान ले लिया, है ना, यह स्थान ले लेता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मानव और पशु आकृतियों के उपयोग से परहेज किया गया। इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है इसमें इस पुट को नहीं डाला गया, मानव और पशु की आकृतियों को। कुतुब मीनार परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद को एक जैन और हिंदू मंदिर से परिवर्तित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है पूछा जा रहा है। निम्न में से बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? केवल एक है या केवल दो है या सभी तीनों है या कोई नहीं है? क्या हो सकता है? तीसरा नंबर, है ना। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाता है। तीनों क्या है? सही है। पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है, तीनों कथन क्या हो जाता है? सही हो जाएगा तीनों कथन। यहाँ इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हमें फारसी शैली का और भारतीय शैली का संगम दिखाई देता है ना। यहाँ पे इंडो इस्लामिक वास्तुकला में जब हम लोग कला, जब हम मेंस में पढ़ेंगे तो उसमें भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई विद्यार्थी, अक्सर कहा जाता है खास करके कमीशन वाले विद्यार्थी के लिए, कमीशन वाले विद्यार्थियों में बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं सिर्फ पीटी फाइट कर लेते हैं, पीटी फाइट कर लेते हैं और उनका कभी मेंस नहीं हो पाता, क्योंकि उनका तैयारी पीटी से प्रारंभ होता है, इसलिए बार बार पीटी हो भी जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी अपनी तैयारी मेंस से करता है प्रारंभ, उसका पीटी भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है और फाइनल उसका सिलेक्शन भी होता है। इसीलिए सही जो तरीका है, सही जो तरीका होता है वो तरीका मेंस से ही प्रारंभ करने वाली चीज़ें होती है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। जो विद्यार्थी मेंस से अपनी तैयारी प्रारंभ करता है वही फाइटर होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में चलता है नहीं पीटी होगा ही नहीं तो मेंस क्या, मतलब क्या कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो गलत अवधारणा हो जाता है, जिसके वजह से उनको 5 वर्षीय नहीं 10 वर्षीय योजना के तहत वो काम करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हमें फारसी शैली का भारतीय शैली के साथ संगम दिखाई देता है, इसीलिए इंडो सार्वजनिक वास्तुकला के रूप में इसे जाना जाता है। इस काल में मेहराब और गुंबदों का, जैसे ही दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं, इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तब उसने अपने जितने भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो काम किया उसमें गुंबदों का ज़्यादा प्रयोग किया है, इसलिए इल्तुतमिश को गुंबदों का जनक कहा जाता है। यानी कि इस काल में मेहराब और गुंबदों के प्रयोग को प्रमुखता मिल गई और इसे वास्तुकला की आर्कोइड शैली के रूप में जाना जाता था और इसने वास्तुकला की पारंपरिक ट्रैबिक शैली का स्थान ले लिया, इसलिए कथन एक क्या हो जाता है? सही हो जाता है।
अब मीनार का उपयोग देखें, सीमेंटिंग एजेंट के रूप में मोर्टार का उपयोग भी इसमें होने लगा। वे मानव और पशु आकृतियों के उपयोग से बचते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस शैली में मानव की आकृति और पशुओं की आकृति को उकारा जाए। इसलिए कथन क्या है, दोष ही है। सुलेख का प्रयोग, अरबी पद्धति का भी प्रयोग किया गया, समरूपता का भी प्रयोग इसमें दिखाई देता है और जाली कार्य का प्रयोग भी दिखाई देता है। वर्तमान में आप जहाँ भी देखेंगे इस्लामिक शैलियों में, यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित जितने भी स्थापत्य कला जो बनाए गए हैं, जो इमारत बनाए गए हैं, उसके निर्माण में बहुत सारा चीज़ें दिखेगा। ये सारा जो गुण है, ये सारा जो मेरिट है, ये जो विशेषता है, सब उसमें दिखाई देगा। निर्माण के परिसर में पानी का उपयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मार्तंड मंदिर का निर्माण उत्पल वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर यह यूनेस्को द्वारा नामित भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है और हालांकि इसमें गंधार प्रभाव भी दिखता है। इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यही चुनना है। कौन सा कथन सही हो जाता है। तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लगे होंगे एकदम। बहुत सारे चैनल पे आपको चल रहा होगा महामैराथन, MCQ, बहुत सारा चीज़ें हैं। आपको एक बात बताते हैं, अगर आपने गहन अध्ययन नहीं किया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो भूल जाइए, यूट्यूब से रिजल्ट नहीं होने जाने को है ना। ये सच्चाई बताते हैं आपको। यह एक समझिए कि आपके रिवाइज का एक साधन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सारे जगहों पे सही चीज़ें नहीं मिल पाता। हम लोग इसमें जीते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और मेरा मकसद ही होता है रिजल्ट दिलाना, क्योंकि मेरे पास जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य होता है, रिजल्ट हो, किसी भी तरह रिजल्ट हो। और रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस करना कि डिमांड ऑफ BPSC क्या कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सामने वालों के भाव को समझने लगेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, कहा जाता है ना कि बदलाव के साथ आपको भी बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पारंपरिक चीज़ें आज भी पढ़ते रहिएगा तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। आपके अंदर भी बदलाव होना चाहिए। प्रश्नों में बदलाव जब पूछा जाएगा तो फिर आप वहाँ पे फंस जाइएगा। तब आपको समझ में आएगा कि बदलाव के साथ अगर हम 2-3 महीने भी वर्क किए होते तो आज मेरा रिजल्ट होता। ये बहुत मायने रखता है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 100 पेज पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप कितना बेहतर समझ रहे हैं चीज़ों को, ये ज़्यादा मायने रखता है। और PT भी यही है, मेंस भी यही है, बहुत बड़ी बातें नहीं है ना। तो चलिए हम लोग आंसर में देखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा B हो जाता है, 3 और 4 है। इसमें कथन सही पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन होगा, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए 3-4 हो जाएगा। संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक 8वीं शताब्दी के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लिया। और मार्तंड मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा किया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर है। यह भी पूछा जा सकता है कि मार्तंड किस टाइप का मंदिर है। तो मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया, तो कारकोटा राजवंश का सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा किया गया, जिन्होंने 725 ईस्वी से 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था।
विष्णु सूर्य को समर्पित यह मंदिर है। मार्तंड मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष है। मंडप, गर्भगृह, अंतालय। शायद कश्मीर में केवल 3 कक्षीय मंदिर ही बनाए जाते हों। मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है, हालांकि इसमें गंधर्व प्रभाव भी निश्चित है। इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया। इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यही है, यही टेंपल है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान बाद में गठित क्षेत्रीय राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तराधिकारी राज्यों ने मुगल शासक की संप्रभुता को चुनौती दी। इसके कुछ उदाहरण अवध, बंगाल और हैदराबाद है। दूसरा कथन, नए राज्य मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता के कारण अस्तित्व में आए। उदाहरण मैसूर और राजपूत राज। तीसरा कथन है, मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोहियों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। उदाहरण मराठा, सिख और जाट राज हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। हम लोगों ने मुगल काल के संदर्भ में उसी समय, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो बहुत ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए, नए राज्यों की उत्पत्ति हो गई। 3 कथन देने के बाद आपसे सवाल पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत है, सही नहीं, गलत है। कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 1, 2, 3। क्या A, B, C, D क्या होगा आंसर? तो चलिए आंसर पे हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा D। उपयुक्त में से सभी आंसर क्या है? गलत है। इसका जो कथन है यह गलत हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उभरे राज्यों को निम्नलिखित 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, उत्तराधिकारी राज्य। ये वह मुगल प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होकर राज्यों में बदल गए, हालांकि उन्होंने मुगल शासक की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। उनके राज्यपालों द्वारा वस्तुतः स्वतंत्र और वंशानुगत सत्ता की स्थापना ने इन क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के उदय को दिखाया। अवध, बंगाल और हैदराबाद इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा कथन कहता है यहाँ पर, यानी कि श्रेणियों में हम लोग दूसरा श्रेणी देखेंगे, स्वतंत्र राज्य। ये राज्य मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता के कारण अस्तित्व में आया। उदाहरण के लिए मैसूर हो जाएगा और राजपूत राज हो जाते हैं। नए राज्य में ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोहियों द्वारा स्थापित राज्य था। उदाहरण के तौर पे मराठा हो जाएगा, सिख हो जाएगा और जाट राज है। तो ये हम लोग अभी 3 श्रेणियों में जो स्वतंत्र हुआ जो राज्य है उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, हैदराबाद के अशरफ जाह घराने के संस्थापक जुल्फ़िकार खान थे, जिन्हें निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक बुरहानुल मुल्क था। उसने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, जो उससे एक बड़ी लूट की मांग कर रहा था। तीसरा कथन है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर स्थित मैसूर क्षेत्र पर वाडियार राजवंश का शासन था। चौथा कथन है, मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी के रूप में त्रावणकोर के साथ केरल के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाता है? सही कथन पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4 है ना, A, B, C, D क्या हो जाएगा? चलिए आंसर पे हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा A। 2, 3, 4 इसका आंसर सही है, क्योंकि कथन पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही में 2, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। हैदराबाद के अशरफ जाह घराने के संस्थापक
चिनक्लीज खान थे, जिन्हें हम लोग निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, हैदराबाद अवध एक साइड में दे देगा, दूसरे साइड में बोलेगा मिलान करे, या ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अवध की स्थापना किसने किया, हैदराबाद की स्थापना किसने किया। और यह जुल्फ़िकार खान थे जिन्होंने सबसे पहले दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य के विचार की कल्पना की। अवध की स्वतंत्रता रियासत के संस्थापक शहादत खान थे। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने किया, जिन्हें बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। शहादत खान एक शिया से बिलोंग करते थे। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के जंक्शन पर स्थित मैसूर क्षेत्र पर वाडियार का शासन था, और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली विभिन्न शक्तियों ने इस क्षेत्र को एक निरंतर युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। अंत में मैसूर राज्य को हैदर अली के शासन में लाया गया, जिसने राज्य प्रशासन किया, लेकिन परेशानी के बिना नहीं। नेक्स्ट, मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी के रूप में त्रावणकोर के साथ केरल के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और उसने अपने राज्य की सीमाओं का कन्याकुमारी से कोचीन तक विस्तार भी कर लिया। कन्याकुमारी से कोचीन तक विस्तार भी कर लिया। नेक्स्ट, दास्ता के संदर्भ में प्रश्न है, दास्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप की तुलना में भारत में दासों की स्थिति अच्छी थी, पहला कथन है। दूसरा कथन, दासों को आमतौर पर सेवकों के बजाय वंशानुगत नौकरों के रूप में माना जाता था। विवाह दासों के बीच होते थे, और ऐसे विवाह से होने वाली संतान भी दास मानी जाती थी। नेक्स्ट कथन है, राजपूतों, खत्रियों और कायस्थों के उच्च वर्गों ने महिलाओं को घरेलू काम के लिए दास बना रखा था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन सही है? आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो है ये डी हो जाता है। 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आमतौर पर उच्च वर्ग के राजपूत, खत्री और कायस्थ महिलाओं को घरेलू काम के लिए गुलाम रखते थे। हालांकि भारत में दासों की स्थिति यूरोप की तुलना में बेहतर थी। दासों को आमतौर पर नौकरों के बजाय वंशानुगत नौकरों के रूप में माना जाता था। दासों के बीच विवाह होते थे, और ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों को स्वतंत्र नागरिक माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ, जब एक्सला चैपेल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट कथन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 में समाप्त हुआ, जब पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और तीसरा युद्ध पेरिस की संधि 1763 के साथ समाप्त हुआ। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? हम प्रश्नों को ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, आप देखिए अच्छे तरीके से, है ना। आपका टाइम ज़्यादा बचेगा और चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, है ना। तो कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। ए, बी, सी या डी, क्या हो जाता है? 8 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका जो आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा, है ना। आंसर इसका डी हो जाता है। चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे यानी कि मद्रास की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी।
अनवरुद्दीन की सेनाओं के साथ लड़ी गई थी, जिनसे अंग्रेजों ने मदद की अपील की। पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ, जब एक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध जो है यह समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक चला, पृष्ठभूमि भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता द्वारा प्रदान की गई और गेदेहू ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की नीति अपनाई और उनके साथ पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी देसी राजकुमारों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हो गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध या वांडीवास की लड़ाई जो 1758-63 के बीच में हुआ और पेरिस की शांति संधि जो है 1763 के साथ समाप्त हो गया, जिसके तहत पांडिचेरी और चंदनगर को फ्रांस वापस कर दिया गया था, लेकिन वे केवल व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकते थे। इस संधि के तहत उनको सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां ही करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में मद्रास में जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। 1823 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए मंजूरी करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है, सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है जिसे बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाता है। A, B, C, D क्या होगा? चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका C हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा इसका आंसर सही, केवल 3 हो जाता है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किया गया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना और 1813 के चार्टर अधिनियम में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान और ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया और अधिनियम ने इस कंपनी को इस उद्देश्य के लिए सालाना 1 लाख रुपए मंजूरी करने का निर्देश दिया। सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, अभी हम लोग जितने भी फैक्ट किए सारे के सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश का PCS देखिए, UPC देखिए, राजस्थान का PCS देखिए, मध्य प्रदेश का PCS देखिए और बिहार BPSC के द्वारा जो विगत वर्षों में पूछे गए जो सवाल है उसका इसमें निचोड़ दिखेगा। अब कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे, इस आधार पर प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, है ना, ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार कथन 1, कथन 2 दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। पहला कथन है, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वीकृत किए जाने थे। दूसरा कथन है, एक विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या और कार्यालय में उनकी अवधि बढ़ा दी गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें कथन देखा जाए तो न तो 1 सही है न 2, यानी कि इसका आंसर D हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या है? इसका D हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम लोग MCQ देखते रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलते हुए जो पैटर्न है उसी पर हम लोग अभी जितने भी प्रश्न देखेंगे उसी पर आधारित होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।